सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस विद्यालय के पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी अध्यापक बंधुओं और आप सभी विद्यार्थियों का यथा योग्य अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, कल 28 सितंबर था और 28 सितंबर के दिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्म होता है और किसी व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उसकी जयंती मनाई जाती है। तो कल 28 दिसंबर के दिन हमारे विद्यालय का अवकाश था, इसलिए आज अपनी इस प्रार्थना सभा में हम शहीद आजम, जो शहीदों में सबसे श्रेष्ठ है, भगत सिंह की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, 20वीं शताब्दी के पहले ही दशक में 28 सितंबर 1907 को बंगाल के लोयलपुर जिले के एक छोटे से गांव बंगा में भारत मां के एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म होता है जिसकी रगों में खून के साथ आजादी की लहर दौड़ती है, राष्ट्रवाद के विचार दौड़ते हैं। ऐसे वीर सपूत भगत सिंह जी का जन्म उस पंजाब की धरती पे होता है और आज वो जन्म स्थल है, वो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला जाता, हमारे पास बचता नहीं है। आप सब लोग 1947 के विभाजन की त्रासदी के बारे में जानते होंगे। उस विभाजन के साथ, देश के विभाजन के साथ साथ पंजाब का भी विभाजन होता है और पंजाब के उस बंगा गांव वाले क्षेत्र को, लालपुर जिले के क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला दिया जाता है। आज वो क्षेत्र भले ही हमारे पास नहीं हो, लेकिन भगत सिंह जी के जो विचार है, उनकी जो कर्मस्थली की जो प्रेरणा है, वो आज हमारे मनो मस्तिष्क में इस लहू की गति से तेज दौड़ रही है। बड़े खुश नसीब है कि हमारा जन्म भगत सिंह के देश में हुआ है, हमें उनके आदर्शों को, उनके विचारों को जानने का मौका मिला है। भगत सिंह में किस प्रकार की राष्ट्रवाद रहा होगा, किस प्रकार की क्रांतिकारी विचार रहे होंगे, शायद न मेरे लिए न किसी व्यक्ति विशेष के लिए उन चीजों को शब्दों में बांधना शायद असंभव है। उन्हें केवल भावनाओं में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। एक 5-6 वर्ष का बालक जब अपने पिताजी के साथ खेतों में काम कर रहा है, पिताजी फसल की बुआई कर रहे होते हैं, तो वो छोटा सा बाल मन से एक जिज्ञासु भरा प्रश्न पूछ रहा है, पिताजी क्या कर रहे हो? जवाब मिलता है, बीज बो रहा हूं। वापस काउंटर क्वेश्चन आता है, इन बीजों को बोने से होगा क्या? उत्तर आता है कि जब मैं एक बीज बोऊंगा तो हजारों बीज पैदा होंगे। ये प्रश्न का उत्तर था, सीधा उस बालक के मन में छपता है और बालक घर जाता है, एक बंदूक उठा के लेके आता है। भगत सिंह जी का पूरा परिवार क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ है, क्रांतिकारियों से भरा हुआ है। जिस समय भगत सिंह जी का जन्म होता है, उस समय उनके पिताजी किशन सिंह जी और 2 चाचा जी, स्वर्ण सिंह जी और अजीत सिंह जी, दोनों जेल में होते हैं। और जिस दिन भगत सिंह जी का जन्म होता है, उस दिन उन तीनों लोगों को रिहा किया जाता है। इसलिए भगत सिंह जी की दादी जी उनका नाम रखती है भागाबाला, मतलब भाग्य वाला, कि भाई आज भगत सिंह जी का जन्म हुआ है और आज ही इनको छोड़ा तो बड़े भाग्य वाला लड़का हमारे घर में पैदा हुआ है। तो उनको जो क्रांतिकारी के विचार थे, जो राष्ट्रवादी विचार थे, विरासत में मिले हैं, उनको अपने पूर्वजों से गॉड गिफ्टेड के रूप में मिले। तो घर से बंदूक लेके आता है और उस बंदूक को खेत में बोता है। पिताजी कहते हैं, पगले ये क्या कर रहा है? तब उसका उत्तर आता है कि मैं एक बंदूक बोऊंगा, कुछ समय बाद हजारों बंदूकें पैदा होगी और उन बंदूकों की सहायता से मैं अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकूंगा। ऐसी कल्पना की थी किसने? भगत सिंह ने। ऐसे विचारों को हम कभी है ना शब्दों में नहीं बांध सकते। ऐसे राष्ट्रवादी विचार हमेशा अजर रहते हैं, हमेशा अमर रहते हैं, भारत की संस्कृति के पार्ट बन चुके होते हैं। तो ये सब जब उन्होंने ठाना कि भाई मुझे भारत से बाहर निकालना है, तो उन्होंने खूब सारे गतिविधियों में भाग लेने का प्रयास किया। हालांकि घर वाले कहते थे, अभी तू छोटा है, तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के उद्देश्य से उनको लाहौर भेज दिया गया, जहां भगत सिंह जी अपनी अध्ययन करते थे, अपनी पढ़ाई क्या करते थे। उन सब
दिनों के दौरान अंग्रेजों के द्वारा जो गतिविधियां संचालित होती थी, भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता था, उन अत्याचारों ने भगत सिंह के राष्ट्रवादी विचारों को और ज्यादा तेज करने में क्या की, सहायता की। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन, जिस दिन जनरल डायर अपने आदेश के बाद अंग्रेज अधिकारियों से लगभग 1000 लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, वैसाखी के दिन जो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, उन लोगों के ऊपर गोलियां चले। और ये बात जब भगत सिंह को पता चलती है, वो तुरंत लाहौर से निकल जाते हैं और अगले दिन जलियांवाला बाग पहुंचते हैं और वहां की मिट्टी उठाते हैं, घर लेके जाते हैं, उस मिट्टी की पूजा करते हैं कि मेरे देश के लोगों ने यहाँ बलिदान दिया है और इस मिट्टी की सौगंध खाता हूं कि मैं इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल के ही रहूंगी। अब ये बाल मन में सपने थे, इन सपनों को साकार कैसे किया जा सके, इसलिए वो राष्ट्रवादी आंदोलनों में जुड़ गए। शुरुआत में उन्होंने सहारा लिया महात्मा गांधी का। सन 1919 में जलियांवाला बाग वाली घटना घटी थी, जनरल डायर ने वो नरसंहार किया था आम नागरिकों के ऊपर। और 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से आए थे भारत, 2 साल लगभग उन्होंने भारत भ्रमण किया। फिर 1920 में उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं असहयोग आंदोलन चलाऊंगा, अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा, उनको भारत से निकालूंगा। तो इन गतिविधियों में भगत सिंह जी भी उनके साथ जुड़ गए कि जो गांधी जी का ध्येय है वही मेरा ध्येय है और हम सब मिलकर इनको क्या करेंगे, यहाँ से बाहर भगेंगे, अपने देश को आजाद करेंगे, अपना देश अपने हाथ में रहना चाहिए। ऐसे विचार, कुछ भावनाएं बही थी महात्मा गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी जी ने अच्छा प्रयास किया, असहयोग आंदोलन चलाया, लेकिन महात्मा गांधी जी के विचार थोड़े नरम थे। आपने सुना होगा कांग्रेस की विचारधारा 2 भागों में बढ़ जाती है 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद। एक होता है गर्म दल, एक होता है नरम दल। नरम दल होता अहिंसा पर जोर देता है, मारपीट पे ध्यान नहीं देता, जबकि गर्म दल कहता हमारे साथ कोई अत्याचार करे तो हमें उनको और क्या करना चाहिए, पीटना चाहिए, उनको भगा देना चाहिए। फिर प्रयास करते हैं, असहयोग आंदोलन चलता है, 1 साल चलता है, 2 साल चलता है। फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड होता है, जिसमें हिंसा होती है, जो क्रांतिकारी और पुलिस चौकी को जला देते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी है असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से भगत सिंह जी के जो विचार है गांधी जी के थोड़े क्या हो जाते हैं, खिलाफ हो जाते हैं कि मुझे गांधी जी के साथ काम नहीं करना है। जब उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया तो हमें भी वापस अत्याचार करना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह जी की जो भावनाएं थी वो आहत हो गई। भगत सिंह जी गांधी जी से थोड़ा क्या चले गए, दूर चले गए और गरम दल की ओर अग्रसर होते हुए लाला लाजपत राय का समर्थन करने के लिए लाहौर चले गए। लाला लाजपत राय और भगत सिंह ने मिलकर काम किया। सन 1927 में साइमन कमीशन आया और उस साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत में कानूनों की जांच करना। अब भारत में कानूनों की जांच कर रहे तो कोई सदस्य तो उसमें भारत का भी तो होना चाहिए। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, इसलिए लाला लाजपत राय ने उनका विरोध किया कि भाई आपको कोई अधिकार नहीं, आप हमारे कानूनों की जांच करें, हम आपके कानूनों से कितने संतुष्ट है, कितने असंतुष्ट है, इसका मापदंड हम तय करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपके कानून सच्चे हैं या बुरे। ऐसा लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया। विरोध करते समय जेम्स स्टॉक के आदेश के अनुसार अंग्रेज अधिकारियों ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसानी शुरू की और उन लाठियों में लाला लाजपत राय घायल हो गए। उनके बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु लाहौर में हो जाती है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। अब भगत सिंह जी के मन में एक और विचार आया कि अंग्रेज अधिकारी हमारे भारत के इतने बड़े नेता को इस बेरहमी से मार रही है, उन्हें किसी प्रकार का बख्शा नहीं जाता है, वो भी जब हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बात बता रहे हैं कि जब आप कानूनों की जांच कर रहे हो तो उसमें हमारे लोग भी तो शामिल होने चाहिए, आप अकेले हमारे कानूनों की कैसे जांच कर लोगे। इसलिए भगत सिंह जी ने यह निर्णय ले लिया कि अब हम युवा लोगों को एक होना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय, भारत के प्रसिद्ध नेता, हम सब लोगों के मार्गदर्शन, उनको एक जानवर की तरह पीट के मार दिया गया, ये हम कैसे बख्श सकते हैं, हम ये कैसे क्षमा कर सकते हैं, अंग्रेजों को माफ कैसे कर सकते हैं। इसलिए सारे युवा लोग एक हो गए और कहा जाता है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। भगत सिंह जी आए, अपने टीम के लोगों को इकट्ठा किया, साथ में लेके आए राजगुरु जी को और चंद्रशेखर जी को, बड़े फील्डिंग सेट करी कि भाई किन लोगों ने लाला लाजपत राय को इस बेरहमी से मारा है, इस षड्यंत्र में उनको फंसाया है। पता चलता जेम्स स्टॉक ने इनकी हत्या करवाई। फिर
चंद्रशेखर जी को एक दायित्व दिया जाता है कि आप देखिए, लिस्ट बनाइए और कौन कौन है इस सूची में। वो लिस्ट बनाते हैं, देखते हैं। सबसे बड़ा जो अधिकारी था वो स्टॉक ही था। पूरी निगरानी रखी जाती है, पूरी रेकी रखी जाती है कि वो कब आता है, कब जाता है, क्या पहनता है, कैसा चेहरा है, सारी मतलब ये डिटेल चेक कर ले। अब भगत सिंह जी, राजगुरु जी और चंद्रशेखर जी, ये तीनों जंगल में गए जहां पुलिस की चौकी थी और बिल्कुल गन तान के बैठ गए। पहली गोली राजगुरु चलाएंगे, जब वो गिर जाएगा फिर भगत सिंह जी इसके ऊपर गोलियां दागेंगे। अन्य लोग चंद्रशेखर जी वगैरह जिप लेके तैयार रहेंगे कि हमें कैसे वापस दौड़ना। उन्होंने उस जंगल में एक म्यूजियम हाउस, घर का नाम है, करके वहां किराए पे लिया, वहां अपना एक ठिकाना बनाया, सैनिक अड्डा बनाया। जैसे ही एक अधिकारी बाहर निकलता है, राजगुरु शूट करते हैं, जैसे ही वो गिरता भगत सिंह जाते हैं और 8 गोलियां दे दनादन हाथों हाथ चला देते हैं। और बाद में पता चलता है कि मारना तो किसको था, स्टॉक को मारना था। मारा कौन गया, सैंडर्स। आपने बहुत से मूवी सीरियल वगैरह देखे होंगे, झांसी की रानी, जिसमें अंग्रेजों की जो वेशभूषा है लगभग एक जैसी, जैसी वर्तमान में बैंड बाजे वाले पहनते, ऐसे अंग्रेज पहना करते थे। तो स्टॉक की जगह सैंडर्स मारा गया। फिर वो वहां से भाग निकले, बच निकले, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। एक लंबा प्रयास अंग्रेजों ने किया, अंत समय में अंग्रेज उनको पकड़ लेते हैं। वो हंसते खेलते अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर भी देते हैं कि आप जो करना है कर लीजिए, हमें जो करना था वो हमने भी करके दिखलाया। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब गिराते हैं। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त होते हैं और वो बॉम्ब किन्हीं नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं गिराया जाता। भगत सिंह ने कहा कि भाई बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से वो बॉम्ब गिराए गए। फिर उस बॉम्ब गिराने के बाद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह के 2 और साथी थे, एक सुखदेव थापर, एक शिवराम राजगुरु। इन तीनों लोगों को बंदी बना लिया जाता है और अंग्रेज जेल में रखते हैं। और कुछ समय बाद 23 मार्च 1931 को इन भारत माँ के तीनों सपूतों को फांसी पर लटका लिया जाता है। और ये लोग बड़े आराम से मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए, हंसते खेलते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं कि एक भगत सिंह जाएगा तो हजारों लाखों भगत सिंह इस देश में क्या होंगे, पैदा होंगे। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का ये अफसोस नहीं था कि आज मैं इस संसार को छोड़ के अलविदा हो रहा हूं। उन्हें ये गर्व था कि मैं भारत माँ के लिए कुछ करने जा रहा हूं, मैं भारत माँ के लिए और भगत सिंह जगाने के लिए क्या हुआ हूं, पैदा हुआ हूं। हम नमन करते हैं ऐसे हमारे देश के महापुरुषों को, हमारे आदर्शों को, ठीक है ना। ये भगत सिंह से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। हमारा मुद्दा यहाँ खत्म नहीं हो जाता, हमें किताबें खुद पढ़ाती है। भगत सिंह कब पैदा हुए, उनको फांसी कब दी गई, उनकी जीवनी कैसी थी, उनका आचार व्यवहार क्या था, कैसे जुड़े हुए थे। आज बड़े गर्व के साथ हम भगत सिंह का नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। भगत सिंह जी ने तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है प्रचलित करवाया, फेमस करवाया। आज हमारी जो संस्था खड़ी है जिसमें आप सब लोग पढ़ रहे हैं, हम सब लोग सेवाएं दे रहे हैं, वो भगत सिंह जैसे महान योद्धाओं के ऊपर पड़ी, नाम रखा गया उनके ऊपर। तो कम से कम हमें उनके विचारों का, उनके आदर्शों का तो सम्मान करना ही चाहिए। जब हम भगत सिंह के आदर्शों पे नहीं चलते, उनके विचारों पे नहीं चलते हैं, तो हमारी सारी बातें, सारी जो पोप लीलाएं हैं वो कोरी कल्पना है, कोई मतलब नहीं बड़े बड़ी बातें करने से। भगत सिंह आज न केवल नाम है, मैंने पहले ही बता दिया कि भगत सिंह को शब्दों में बांधना हमारे लिए संभव नहीं। इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, भावनाओं में व्यक्त किया जा सकता है। आज भगत सिंह अ पार्ट ऑफ कल्चर, हमारी संस्कृति के अंग बन चुके हैं। 2 चीजें होती है, एक होती है सभ्यता, एक होती है संस्कृति। सभ्यता क्या होती है, हम कैसा रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, रहन सहन कैसा, खान पान कैसा, मकान कैसा है, योजनाएं कैसी है, सड़कें कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, ये हमारी सभ्यताएं हैं। सभ्यताएं आती है, बिखरती है, बसती है, उजड़ती है, ये प्रोसेस है, चलता रहता है। लेकिन एक चीज होती है संस्कृति, हमारे आदर्श क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हमारे त्याग क्या है, समर्पण क्या है, प्रेम क्या है, अपनत्व क्या है, लगाव क्या है। ये चीजें बिखरनी नहीं चाहिए। हम सब लोग पैदा हुए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। जब संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाते तो हमें भगत सिंह
के विचारों पे चलने के बारे में हमें सोचना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को कैसे जीवित रख सकते हैं। भगत सिंह जी ने तो त्याग ही तो दिया, बलिदान ही तो किया, राष्ट्र प्रेम जताया, अपनत्व जताया, सौहार्द की भावना, एकता की भावना, शांति, अहिंसा, इन सारे मूल्यों को तो आगे बढ़ाया। ये हमारी संस्कृति के अंदर। आज का युवा तेल तो बादाम का लगातार खाता, गुटखा है। क्या बताओ हम भगत सिंह के विचारों पे सही चल रहे हैं क्या? हेलो, क्या हम भगत सिंह के विचारों पे सही चल रहे हैं क्या? आज मैं कह रहा हूं कि बादाम का तेल लगाते हैं, खाते गुटखा है। भगत सिंह के विचार ऐसे थे क्या? ऐसे विचार नहीं थे। भगत सिंह अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे। क्या आज हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं क्या? हेलो, आप अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे, ये जानकारी आपको नहीं है क्या? यस बहने, आप अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हो क्या? यस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही नहीं कर रहे तो हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो रहा। पिताजी जिस डिजिट में फीस भरते हैं उस डिजिट में हमारे प्रीबोर्ड में प्रतिशत नहीं बन रहे और फिर कह रहे हैं हमारा तो कर्तव्य क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। ऐसे कर्तव्य पूरा नहीं होता। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। भगत सिंह जिस दौर में थे उस समय उनका परम कर्तव्य था हमारे देश को आजाद करवाना, हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की जो गुलामी की बेड़ है उनसे स्वतंत्र कराना। आज हम स्वतंत्र हैं। आज हमें रक्षा करनी है अपने भारत माँ की। आज रक्षा करनी है हमें अपने कर्तव्यों की। आज हमें रक्षा करनी है अपने माता पिता के सपनों की। उन्होंने किन सपनों के साथ आज अपने भगत सिंह को इस विद्यालय में भेजा, इस संस्था में भेजा। वो भगत सिंह अपने कर्तव्य पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा? भारत माँ रूपी अपने माँ बाप का कर्तव्य, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा? इन चीजों के ऊपर आप थोड़ा विचार करना। एक बार फिर से आप सभी को भगत सिंह दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर हम सबको भगत सिंह जैसा सामर्थ्य प्रदान करे, कर्तव्य पूरा करने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।